हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और मैं अमर कुमार ले रहा हूं आपका साइंस का क्लासेस। और कल से आपका ज्योग्राफी का क्लासेस भी शुरू हो जाएगा। हमेशा की तरह जैसे कि हर क्लास में मैं आपसे 30 क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन आज हम लोग केवल 10 ही क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। और 10 क्वेश्चन के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर है अणु और परमाणु, है ना, अणु और परमाणु। और इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है और वो है नाम लिखना, नोमेनक्लेचर, है ना। कंपाउंड का नाम लिखना और या फिर नाम दिया गया हो तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखें ये। तो वैसे रेगुलर क्लासेस में जब 9th क्लास लेता हूँ ना, तो इसमें मुझे 6 से 7 क्लासेस लग जाते हैं अच्छे से इसको प्रैक्टिस करवाने में भी और बच्चों को याद करवा देने में भी, है ना। उनको रेगुलर प्रैक्टिस करवाते करवाते लगभग याद ही हो जाता है वो टेबल, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक ही सिंगल क्लास में ही आप ये सारी चीजें सीख जाएं। बस इसी के लिए मैं केवल 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आगे चल के देख लिया करेंगे। एग्जाम में ये बहुत एक जरूरी चैप्टर होता है और बहुत जरूरी मतलब टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने खुद ने देखा है, तो इस वजह से आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन में, सामान्य विज्ञान। और ये है आपका सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नीचे देखिए, कुछ देख रहे हैं, सभी का 18-18 ग्राम दिया गया है। वाटर मॉलिक्यूल का भी, ऑक्सीजन अणु का भी, कार्बन डाइऑक्साइड अणु का भी और मीथेन अणु का भी। आपको बताना है कि इनमें से किस में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। अणु नहीं, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, मोल बराबर क्या चीज होता था। तो जो भी आपको वजन दिया गया है, जैसे यहां वजन दिया गया है सबका कितना, 18 ग्राम, और डिवाइडेड बाई उसको भाग दे देना है आणविक भार का। यहाँ 4 अणु है, उनका भार निकाल लीजिए और उससे भाग दे दीजिए। और ये हमेशा बराबर होता था कि उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी दिए गए भार में, यानी 18 ग्राम में कितना अणु होगा इन सब का, और उसको डिवाइड कर देते थे आप लोग क्या, 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप लोग चाहें तो इस फॉर्मूले का भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो पहले इस फॉर्मूले से मोल में बदल दीजिए और मोल को फिर क्या कर दीजिए, इससे कंपेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आसानी के लिए यही करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इससे मोल में बदल देंगे और मोल को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाटर में 2 हाइड्रोजन का वजन हो गया 2 और 1 ऑक्सीजन का वजन हो गया 16, टोटल वजन हो गया कितना, 18। मोल में बदल लीजिए तो कि इसका जो मोल हो जाएगा, कितना मोल हो जाएगा, तो ये हो गया दिया हुआ भार 18 ग्राम है और इसका भार, आणविक भार जो है 18 है। टोटल कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया। और 1 मोल बराबर कितना, तो वाटर मॉलिक्यूल यानी पानी के अणुओं की संख्या और डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23। तो इससे यदि आप 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वाटर, पानी के अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को बोला जाता है क्या, 1 मोल। ध्यान रखिएगा, इस संख्या को क्या बोला जाता है, इस संख्या को बोला जाता है 1 मोल। तो यहाँ वाटर के अणुओं की संख्या, पानी के अणुओं की संख्या कितनी है, 1 मोल है, लेकिन परमाणु कितने। तो गौर कीजिए जरा, एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है ना, यानी टोटल 2 और 1 3 परमाणु। एक अणु में कितना परमाणु, 3 परमाणु। तो 1 मोल में कितना परमाणु हो जाएगा, तो 3 मोल परमाणु हो जाएंगे, 3 मोल परमाणु हो जाएंगे। यही ना, हमारे पास पानी का कितना मॉलिक्यूल मौजूद है, 1 मोल मॉलिक्यूल मौजूद है, 1 मोल अणु मौजूद है। और एक अणु में होता है 3 परमाणु, तो 1 मोल अणु में कितना परमाणु हो जाएगा, तो 3 मोल परमाणु हो जाएगा। ये हो गया पानी का, तो इसका आंसर हो गया आपका 3 मोल। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। O2 है, O2 हमारे पास है, चलो मैं इसको नीचे कर देता हूं। O2 हमारे पास है कितना, तो 1 ऑक्सीजन का वजन होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का वजन कितना हो जाएगा, 32। तो ये हो जाएगा 32 और बट्टा 18। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा क्या चीज, मोल। तो 32/18 यानी 32/18 नहीं, 18 और बट्टा 32, तो 2 9 में 18 और ये 16। इतना मोल आपके पास आ गया क्या चीज, ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का अणु, इतना मोल आ गया। अब गौर कीजिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने परमाणु दिख रहे हैं, 2। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो टोटल कितने परमाणु हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 परमाणु, है ना, परमाणु। इतने परमाणु हो गए ऑक्सीजन में, कितना
तो ये हो जाएगा 1.125 मोल, इतना परमाणु हो जाएगा पानी में। क्लियर है? आ जाओगे सी पर। सी है CO2, तो एक कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 32, टोटल मिला के हो गया 44, 44। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा, दिया हुआ भार है 18, डिवाइड करेंगे 44 से, ठीक है, मोल निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 44 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 9 में 18 और ये हो जाएगा 22 मोल, 22 मोल। अच्छा, इतने हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हो गए। परमाणु कितने? तो एक अणु में कार्बन का एक, ऑक्सीजन का 2, टोटल 3, 1 और 2 3, तो एक अणु में 3 परमाणु, तो इतने में कितने परमाणु? तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 9 3 27, 27 और बटा क्या चीज 22। तो गौर करो ना, 27 बटा 22 क्या होगा, 1 पॉइंट और कुछ, 1 पॉइंट और कुछ। लेकिन वाटर कितना है, 3, तो अभी भी सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें है। देखो, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, जब तुमको मालूम पड़ जाए कि ये कम है तो पूरा निकाल, ये भी पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी। तुमको मालूम पड़ ही गया होगा कि मतलब 9 बटा 8 कितना होता है ना? ये कभी भी 3 नहीं आ सकते। तो वैसे भी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, पीछे बच गया ये। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं। एक कार्बन का होता है 12 और 4 हाइड्रोजन का हो गया 4, यानी कि इसका वजन कितना हो जाएगा 16। इसका वजन कितना हो जाएगा 16। तो गौर करो जरा, मोल निकालना है, मोल निकालना है किस चीज का, CH4 का। तो CH4 का जब मोल निकालोगे तो ये हो जाएगा, इसका वजन दिया हुआ है 18 और इसका टोटल आणविक वजन होता है 16, ठीक है। अच्छा, अब गौर करो कि एक अणु में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, यानी 1 और 4 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 9 में 18, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45/8, 45/8। अब इसको करके देख लेना, ये ज्यादा हो सकता है। तो ये हो गया 8 पंजे 40, फिर भी 5 पीछे बचा हुआ, यानी कुछ आएगा। तो गौर करो, इसका कितना हो गया टोटल, 5 पॉइंट अप टू डॉट मोल परमाणु, और ये कितना हो गया 3 मोल परमाणु। तो ऑफ कोर्स तुम्हारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, है ना। सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, 18 ग्राम ऑफ CH4 में सबसे ज्यादा परमाणु होंगे। क्लियर है? याद रहेगा ये चीज कैसे करना है। सबसे पहले मोल निकाल लो, और मोल को क्या करना है, तो बस CH एक अणु में कितने परमाणु, यहाँ पर 1 और 4 5 परमाणु थे, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 1 और 2 3 परमाणु थे, तो 3 से गुना कर दिया। यहाँ 2 ही थे तो 2 से किया, और यहाँ 3 थे तो 3 से किया। बस इतना सा कर लेना और देख लेना है कौन सबसे ज्यादा है, तुमको मालूम पड़ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी बस उससे मिलता जुलता है कि निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। तो अब की बार तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं है कि N2 में कितने वो है परमाणु है, CO2 में कितने परमाणु है, CH4 में कितने परमाणु, उसकी जरूरत नहीं है। बस तुमको सीधा सीधा मोल निकाल लो, तुमको अपने पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए अभी अभी मैंने कहा था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले देखो कि यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है भार। तो भार वाला फॉर्मूला क्या था, तो ये था भार और बट्टा आणविक भार, है ना, भार बट्टा आणविक भार। बस हो गया, तुम्हारा मोल निकल जाएगा, और मोल से ही पता चल जाएगा जितना ज्यादा मोल उतना ज्यादा अणु। तो चलो पहली बात करते हैं, ये है सी का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 32, टोटल इसका वजन हो जाएगा 44। तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये देख ले, 1 ग्राम वजन दिया हुआ है और बट्टा 44, तो 1/44 है, 1/44 है। क्लियर है? दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में देखो, एक का नाइट्रोजन का हो जाएगा 7 वजन होता है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो ये हो गया हमारा 14। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भार दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय आणविक भार। आणविक भार हो जाएगा कितना, 28, 2 N2 है, 1 का 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28, तो 1/28। तो अब जरा गौर करो एक चीज बड़ा सिंपल सा सोचने वाला है कि तुमने पढ़ा होगा, यदि 1/2 हो और 1/3 हो, बड़ा कौन होता है, जब ऊपर वाला सेम होता है तो नीचे वाला देखना, नीचे वाला जो छोटा होगा वही क्या होगा, रियल में बड़ा होगा। फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो रियल में क्या होता है, बड़ा होता है। तो अभी तक सबसे ज्यादा किस में हमको मिल जाएगा, सबसे ज्यादा मिल जाएगा N2 में। तीसरा है अपना CO2 नहीं, ये C हटा दो यहां से, ये C नहीं है, ये सिंपली O2 है। ये क्या है, सिंपली O2 है। ठीक है, तो अब गौर करते हैं हम लोग कि यदि हम लोग O2 की बात करें तो यहाँ 1 ग्राम O2 दिया हुआ है। मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 1 ग्राम O2 दिया हुआ है, वजन कितना हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना 32, तो ये हो जाएगा 1/32, 1/32। चलो यहाँ आ जाओ, ये क्या चीज है, तो ये 1 ग्राम दिया हुआ है और इसका वजन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और +4 16, तो ये हो जाएगा 1/16। तो एक है 1/44 CO2 का, एक है 1/28
ठीक है, 14 दूनी 28, ठीक है। और एक है 1/32 और एक है 1/16। तुमको सबसे छोटा कौन सा डिनोमिनेटर दिख रहा है? ये। तो सबसे ज्यादा अणु भी किस में हो जाएंगे? इसी में होंगे, है ना। सबसे ज्यादा अणु किस में हो जाएगा? तो CH4 में हो जाएगा। चलो, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। ध्यान रखना, एक परमाणु का द्रव्यमान जब हम AMU में लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं 16 AMU, लेकिन ये AMU में नहीं है, ये किस में पूछ रहा है? ग्राम में। ये किस में पूछ रहा है? ग्राम में। तो इसके लिए तुम्हें एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि यदि 16 AMU है, इसको उल्टा मैं कर देता हूं, एक परमाणु किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। जब 16 AMU किसी ने वजन कहा तो उसमें कितना परमाणु हो जाएगा? एक परमाणु। और ध्यान रखना, एक परमाणु को तुम देख भी नहीं सकते, फील करना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकते, ठीक है। चलो, लेकिन इसी 16 AMU को मैं बोल दूं, नहीं भैया ये 16 AMU नहीं, हमको 16 ग्राम चाहिए, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम याद करो, एक शैंपू का पाउच ना 5 ग्राम का आता है, और उस 5 ग्राम शैंपू में भी तुम अच्छे से फील करते हो, अच्छे से देखते हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। तो 16 ग्राम में भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होंगे। कितना ऑक्सीजन होगा? ये ऑक्सीजन होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। 1 मोल। तो हमेशा ध्यान रखना, 1 मोल का वजन कितना होगा? तो किसी परमाणु का जो AMU में मास है, उस AMU को बस तुम ग्राम में बदल दो, उतना ग्राम के बराबर वजन होगा। किसी ने पूछ लिया तुमको कि 1 मोल हाइड्रोजन का वजन कितना होगा, तो सिंपल, एक हाइड्रोजन का वजन 1 AMU होता है, बस AMU के बदले क्या लिख देना? ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन का वजन कितना होगा? तो एक नाइट्रोजन का वजन होता है 14 AMU। 14 AMU। तो बस जब भी मोल लगा दिया हो, 1 मोल लगा दिया हो, परमाणु ने, एक परमाणु ने 1 मोल लगा दिया हो गया हो, तो तुम इसको क्या लिख दोगे? AMU की बजाय लिख दोगे क्या? ग्राम, 14 ग्राम। क्लियर है? तो ध्यान रखो, 1 मोल यानी 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का वजन जो होगा वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में कितने परमाणु? इतने परमाणु। 16 ग्राम में कितने परमाणु? इतने परमाणु। तो अब जरा गौर करो, यदि मैं एक चीज कहता हूं कि 6.022 इंटू 10⁻, यानी 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु हो, ऑक्सीजन परमाणु हो, तो इसका जो वजन होता है वो 16 ग्राम के बराबर होता है। 10 पेन का कीमत 16 रुपए। तो एक ऑक्सीजन परमाणु का वजन कितना हो जाएगा? तो तुम क्या करते हो? 10 पेन का कीमत 16 रुपए, तो एक पेन का क्या करते हो? तो 10 में 16 का भाग दे देते हो। यहां भी यही हो जाएगा कि इतने परमाणु का वजन इतना, तो एक परमाणु का वजन कितना, तो इसको इसमें भाग दे देना। ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन में जो है वो 22 की बजाय क्या लिया हुआ है? 23 लिया हुआ है ना। तो अब देख लो ये कहां पर आंसर है। तो ये पहले वाले में ही तुमको दिख जाएगा कि 16/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8U हो नहीं सकता। यदि यहाँ 16U रहता, मान के चलो यहाँ 16U ऑप्शन रहता, तो कह सकते थे ये और ये दोनों करेक्ट है। क्लियर है? हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अ चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट, यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे ला सकते हो। कोई भी सब्सटेंस है, कोई चीज है जो कंटेनर में रखा हुआ है, मान के चलो कि यहाँ पानी है, यहाँ क्या है? जल है, और इस जल का भौतिक, ये जल क्या होता है? ये होता है लिक्विड स्टेट में। अब तुमको इसको सॉलिड बनाना है, यानी ठोस अवस्था में लाना है, और या फिर गैस अवस्था में लाना है, कुछ भी, या तो गैस बना दो या सॉलिड बना दो। ठीक है, तुमको करना क्या पड़ेगा, चाहे गैस बनाने के लिए चाहे सॉलिड बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला किया दिया हुआ है कि केवल, यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन कब लाया जा सकता है? केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, यानी तुम केवल हीट कर दोगे तो ये वेपर में बन जाएगा, लेकिन यदि हीट निकालेंगे तो सॉलिड नहीं बन जाएगा। मान के चलो इसमें से हीट तुमने फ्रीजर में डाल दिया, हीट निकल गया, क्या बन गया? ये सॉलिड बन गया। तो केवल हीट देने से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है केवल, तो केवल हीट देना तो बिल्कुल गलत है ना, निकाल भी सकते हैं। और केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाती है, यानी हीट निकाला जाता है, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा देने पर भी भौतिक परिवर्तन होता है। बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है ना, कोई भी आंसर सही नहीं होता। ऐसा यदि आंसर लिखा होता कि बोथ ए एंड बी, और बहुत दोनों ही सही हैं, तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि ऊर्जा देने से भी चेंज होगा और ऊर्जा लेने से भी चेंज होगा। लेकिन यहां दोनों ऑप्शन किसी में नहीं है, तो इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या चीज हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट फॉस्फेट का एकदम सही है।
तो वैसे तो मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी मतलब बिना टेबल याद किए ये संभव नहीं है कि आप इस तरह के क्वेश्चन बना पाइएगा। यहां पे ना एक गलती है, थोड़ा सा सुधार लो। यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां पर कैल्शियम कितना है, 3 है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से बनेगा फॉस्फाइड, तो ये कैल्शियम फॉस्फाइड हो सकता है, फॉस्फेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये फ्लोरीन का फॉर्मूला है, नॉट फॉस्फोरस का। तो ये क्या होगा, कैल्शियम और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ये कैल्शियम फ्लोराइड हो सकता है, फॉस्फेट नहीं हो सकता। ये कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता था, लेकिन चार्ज को यहां बैलेंस नहीं किया हुआ है ना, नंबर दिखाया नहीं हुआ कि कैल्शियम कितना लिया हुआ है, फॉस्फेट कितना लिया हुआ है, तो ये हो नहीं सकता। ये बिल्कुल करेक्ट है, Ca3PO4 ये कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला है। कैसे पता चलता है, तो एक शॉर्ट में मैं तुमको बता रहा हूं कि देखो, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3। इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी होती है कितनी, 3। तो अब जब भी हम लोग कंपाउंड बनाते हैं तो अपोजिट चार्ज को एक दूसरे को दे देते हैं, है ना, वैलेंसी का एक्सचेंज हो जाता है। वैलेंसी एक्सचेंज होगा तो गौर करो, कैल्शियम यहां पर कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा कैल्शियम 3, और फॉस्फेट कितना हो जाएगा, 2। ये पूरा का पूरा ग्रुप, ध्यान रखना, एक रहता था तो दिक्कत नहीं थी, यहीं पे 3 लिख देते या 2 लिख देते, लेकिन ये ग्रुप है तो ग्रुप को हमेशा क्या करना है, तुमको ब्रैकेट में लेना है और इस ब्रैकेट के बाहर लिखना है 2। तो ये हो गया कैल्शियम फॉस्फेट। इसको दूसरे वे में भी देख सकते हो, देखो क्या है, कैल्शियम का चार्ज होता है 2+ और फॉस्फेट का चार्ज होता है 3+। फॉस्फेट का चार्ज होता है 3-। तुमको जब भी ध्यान रखना, एक कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी ये चार्ज और ये चार्ज इक्वल होते हैं। तो इक्वल करने के लिए बड़ा सिंपल है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -6। हो गया चार्ज बराबर। एलसीएम ले लो, उतना करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो देख लो। तो कैल्शियम को तुमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो इसीलिए कैल्शियम लिया जाएगा 3। फॉस्फेट को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो इसीलिए फॉस्फेट लिया जाएगा कितना, 2। हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है। इस चीज को समझने के लिए तुमको एक टेबल की जरूरत है, बिना टेबल ये चीजें तुम समझ नहीं पाओगे और नहीं कर पाओगे, और 2 मार्क्स तुम्हारे रह जाएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स इन कॉम्पिटिशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो मैं वो टेबल दिखाता हूं। टेबल में क्या चीज है, ये है ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स यानी आयंस जिनमें +1 चार्ज होगा, ये +2 चार्ज वाले हैं, ये +3 चार्ज वाले हैं। तो जब मैं +1 चार्ज की बात करता हूं तो +1 चार्ज में देखो, एक अमोनियम हो NH4+, एक हो गया क्रोमियम, सीजियम। तो सीजियम को तुमको जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। गोल्ड को याद करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन याद रखो कि H के ऊपर भी +1 चार्ज होता है। ठीक है, इसके अलावा लीड के ऊपर +1 चार्ज होता है। इसके अलावा लिथियम के ऊपर 1 चार्ज होता है। लिथियम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते। ठीक है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, और कॉपर के ऊपर 1 चार्ज होता है। जब कभी भी ध्यान रखना कॉपर के ऊपर +1 चार्ज होगा तो इसको बोला जाता है क्यूप्रस, इसको बोला जाता है क्यूप्रस, या कॉपर के आगे 1 लिख दिया जाता है। क्लियर है। तो ये है +1 चार्ज वाले। यहां पर देखो ये +2 चार्ज वाले हैं, तो +2 चार्ज वाले में ये हो गया बेरियम, जिसके ऊपर +2 चार्ज रहता है। बेरिलियम ये तुमको करने की जरूरत नहीं है। कैडमियम आता नहीं है एग्जाम में। कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। कोबाल्ट के ऊपर नहीं जरूरत है। कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है। जैसे यहाँ कॉपर के ऊपर +1 था तो इसको बोलते थे क्यूप्रस। यदि +2 चार्ज रहेगा तो कॉपर को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्यूप्रिक। या तो लिखेंगे कॉपर 2 और या लिखेंगे क्यूप्रिक। ठीक है, ऐसे ही आयरन, आयरन के ऊपर +2 चार्ज है। ठीक है, और हो गया लीड, लीड के ऊपर +2 चार्ज होता है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। मैग्नीज के ऊपर 2 चार्ज होता है, जनरली आता नहीं है ये एग्जाम में। मरकरी के ऊपर +1 और +2 दोनों ही चार्ज होते हैं। ठीक है, फिर मरकरी के ऊपर 2 भी चार्ज होता है, 1 भी चार्ज होता है। निकल, निकल के ऊपर 2 चार्ज होते हैं, निकल एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। स्ट्रॉन्टियम पूछा नहीं जाता है। जिंक, जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है, और टिन के ऊपर +2 चार्ज होता है। ये भी एग्जाम में जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लियर है। +3 चार्ज वाले तुमको जो याद रखना है वो एल्यूमिनियम याद रखना है, एल्यूमिनियम के ऊपर होता है। कैडमियम छोड़ दो, कोबाल्ट छोड़ दो, गोल्ड छोड़ दो। आयरन के ऊपर +3 चार्ज होता है, याद रखना है। मैग्नीज की जरूरत नहीं है तुमको। क्लियर है। और +4 चार्ज वाले जो हैं वो टिन होते हैं, जिनमें + चार्ज होता है, निकल होता है और लीड होता है। इन सबको करने की जरूरत नहीं है तुमको, बस इतना ही तुमको याद रखना है। बेसिकली क्वेश्चन इतने से आएंगे जो जो मैंने बताया है। ठीक है, कौन कौन से, तो +1 चार्ज वाले, +1 चार्ज वाले हो गए तुम्हारे, जिनके ऊपर +1 चार्ज रहेगा। एक होगा H+,
इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम जिसके ऊपर +1 चार्ज हो जाता है इसको बोला जाता है सोडियम। पोटेशियम इसके ऊपर भी +1 चार्ज होता है, इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेशियम। कॉपर जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं क्यूपरस, इसको बोला जाता है क्यूपरस या कॉपर 1, इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सिमिलर वे में यदि सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं सिल्वर, इसको बोलते हैं सिल्वर। क्लियर है? और तो कुछ है नहीं इसमें वो देखने वाला, तुम्हारा इन जनरल क्वेश्चन इसी में से आ जाता है, लिथियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, सिमिलर वे में चलो इधर माइनस वाले देखो, -1 चार्ज किस किस के ऊपर है, एक्सलेट तुमको करने की जरूरत नहीं है, अमाइड नहीं करने की जरूरत है, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक होता है HCO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये -1 चार्ज है, ध्यान रखना, ये क्या है, -1 चार्ज वाला है, इसके ऊपर -1 चार्ज रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को बोला जाता है बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। क्लियर है? और देखो एक होता है हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, इसके ऊपर भी जो होता है चार्ज वो होता है 1-। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं या तो हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, और या बोलते हैं बाइसल्फेट, बाइसल्फेट। तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। क्या है कि देखो जब कभी भी -1 वाले और +1 वाले जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो चार्ज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेम चार्ज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान के चलो कि सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज और रिएक्शन किया किसके साथ में, सल्फेट के साथ में, तो HSO4 ये हो गया 1-। देखो ये 1+ है और ये 1- है, चार्ज बस हटा दो, लिखने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला बन जाएगा NaHSO4। ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन जब तक कि ए 2 से ज्यादा ना हो, 1 से ज्यादा ना हो, तुमको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली तुमसे किसी ने बोल दिया कि भैया सोडियम जिसके ऊपर की +1 चार्ज है, इसने क्या किया है, बाइकार्बोनेट यानी HCO3 से रिएक्शन कर लिया, इसके ऊपर -1 चार्ज है। गौर करो, +1 -1 चार्ज इक्वल है, कुछ नहीं करना, बस तुमको चार्ज हटा देना, ये हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसी को बोला जाता है क्या चीज, बेकिंग सोडा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से यदि सेम चार्ज वाले हो तो फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। तो जो -1 चार्ज वाला है ये दोनों तो हो गए, -1 वाले में और भी कुछ आते हैं। जैसे यदि क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर माइनस रहता है, इसको बोला जाता है क्लोराइड। क्या बोला जाएगा, क्लोराइड। यदि फ्लोरीन रहेगा माइनस में तो इसको बोला जाएगा फ्लोराइड, फ्लोराइड। ब्रोमीन है, ब्रोमीन के ऊपर चार्ज 1- है तो इसको बोला जाएगा ब्रोमाइड। आयोडीन के ऊपर यदि 1 चार्ज है तो इसको बोला जाएगा आयोडाइड, है ना, आयोडाइड। हाइड्रोजन, देखो अभी तक तुमने देखा कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं, सिंपल वे में हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। लेकिन ये हाइड्रोजन डुअल नेचर का होता है, कभी कभी मेटल के साथ में रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन लेता भी है, यानी इसके ऊपर -1 चार्ज भी होता है। यदि -1 चार्ज हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड, जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, है ना। जब हम मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये माइनस चार्ज होता है, और माइनस यदि ये रहेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड। क्या बनाएगा, हाइड्राइड। एक होता है OH- आयन, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो OH- आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। यदि OH कहीं पे लिखा होगा तो उसके लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा आएगा, हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? जैसे फॉर द एग्जांपल के लिए यदि इसने रिएक्शन किया सोडियम से तो इसके ऊपर होता है 1+ चार्ज और इसके ऊपर होता है 1- चार्ज, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एक होता है KOH, ठीक है, तो ये क्या होगा, अच्छा इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, कॉस्टिक सोडा।
ठीक है, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होगा। ये क्या चीज हो जाएगा कि OH, सेम चार्ज है, सिंपल वे में लिख दो कि OH। ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास। लेकिन ये कॉमन नेम है, ये जो कॉस्टिक पोटास देख रहे हो, कॉस्टिक सोडा, ये सारे कॉमन नेम है, ठीक है ना, सामान्य नाम है। रासायनिक नाम जब बोला जाएगा तो ये सोडियम है और OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम है और OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? ऐसे ही मान के चलो किसी ने Cu और लिख दिया OH, CuOH, तो यहां पर क्या है, एक ही Cu है, तो इसको क्या नाम दे? अच्छा, इसके ऊपर +1 चार्ज हो गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज हो गया, तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा Cu और क्या हो जाएगा OH। ऐसा कोई कंपाउंड वैसे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, कॉपर का एक ही वैलेंसी है। अब ये पता कैसे चलेगा यार एक ही है? देखो OH के ऊपर -1 है, इसको बैलेंस करने के लिए कॉपर के ऊपर क्या +1 है। यदि एक कॉपर है यहाँ -1, तो इसको बैलेंस कैसे करोगे? +1 से। तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। तो जाहिर सी बात है जब कॉपर के ऊपर +1 चार्ज हो, तो मैंने बताया या तो इसको लिख दो क्यूपरस हाइड्रोक्साइड। क्या लिख दो? क्यूपरस हाइड्रोक्साइड। और या फिर लिख दो कॉपर 1 हाइड्रोक्साइड, 1 हाइड्रोक्साइड। एक बात तुमने गौर किया होगा इतने सब में कि मैंने पहला लेटर कैपिटल लिखा है और बाकी सारे क्या हैं, छोटे हैं, स्मॉल लेटर में। तो ऐसा ही होगा, जब भी नाम लिखोगे तो पहला लेटर बड़ा होगा, दूसरे लेटर का सारा लेटर बाकी सब छोटे होंगे, और दोनों टर्म के बीच में एक स्पेस, सिंगल स्पेस रहेगा। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी में नोट बना सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं +2 वाले टेबल में। देखो मान के चलो कि +2 वाले में से देखो क्या क्या हो सकते हैं। +2 में हो सकता है मैग्नीशियम, जिसके ऊपर +2 चार्ज रहता है, तो इसको हम लोग मैग्नीशियम ही पढ़ते हैं, मैग्नीशियम ही पढ़ते हैं, ठीक है। यदि कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसको हम लोग कैल्शियम ही पढ़ेंगे, इसको कैल्शियम ही पढ़ेंगे। उसके अलावा यदि लीड हो गया, लीड के ऊपर 2+ चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीड। और यदि 2 चार्ज वाला रहेगा तो यहां लिख देंगे 2। क्लियर है? यदि आयरन रहेगा Fe2+, तो इसको हम लोग लिखते हैं, या तो लिखोगे फेरस, और या लिखोगे आयरन 2, लोहा 2, ठीक है, लोहा 2, लौह 2, इसको हिंदी में लिखते हैं हम लोग लौह 2। क्लियर है? इसको लिखोगे सीसा 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलो, तो इसी तरीके से -2 वाले में भी होते हैं। जैसे मैंने बताया CO2, यदि यहां H लगा होगा तो बाइकार्बोनेट, लेकिन CO2 केवल सिंगल रहेगा, तो इसके ऊपर 2- चार्ज होते हैं, इसको बोला जाता है कार्बोनेट आयन, इसको बोला जाता है कार्बोनेट। क्लियर है? यदि यहां SO4, HSO4 नहीं है, SO4 है, तो इसके ऊपर भी 2- होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सल्फेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फेट। यदि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर 2- है, तो ये हो जाएगा ऑक्साइड, इसको बोला जाता है क्या? ऑक्साइड। यदि सल्फर है और सल्फर के ऊपर 2- है, तो इसको बोला जाएगा सल्फाइड। क्या बोला जाएगा? सल्फाइड। हिंदी में भी वही है, कार्बोनेट ही बोलते हैं, सल्फेट ही बोलते हैं, ऑक्साइड ही बोलते हैं और सल्फाइड ही बोलते हैं। क्लियर है ना? चलो, इससे हम लोग थोड़ा सा कंपाउंड बना करके देखें। पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो। चलो कुछ नाम लिख करके दिखाता हूं। फॉर द एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, Fe जिसके ऊपर की 2+ चार्ज था, इसको रिएक्शन किया ऑक्सीजन से जिसके ऊपर 2- चार्ज है। गौर करो कि ये दोनों ही चार्ज क्या इक्वल है? कुछ नहीं करना है तुमको, चार्ज हटाओ और सीधा सीधा इसको ऐसे के ऐसे लिख दो, ठीक है। नाम क्या लिखोगे? नाम क्या लिखोगे? मैंने क्या बताया, जब वैलेंसी देखो, आयरन के ऊपर 2 वैलेंसी भी होता है और 3 भी वैलेंसी होता है। जो कम वैलेंसी रहेगा तो अस लगाना है, और जब ज्यादा वैलेंसी रहेगा तो इक लगाना है ना। +3 भी वैलेंसी होता है, तो +3 के केस में तुम लोग लगाओगे इक, और +2 के केस में लगाओगे क्या? अस। तो देखो, इसको बोलते हैं फेरम। तो हम लोग फेरम में +2 चार्ज है, तो हम लोग लिखेंगे फेरस। क्या लिखेंगे? फेरस ऑक्साइड। क्या लिखेंगे इसको? फेरस ऑक्साइड।
फेरस ऑक्साइड। ठीक है, या तो लिख दो तुम लोग फेरस ऑक्साइड और या लिख दो आयरन, और तुमने अभी अभी देखा कि इसके ऊपर जो चार्ज है 2 है, तो 2 ऑक्साइड। ऑक्साइड हिंदी में लिखेंगे इसको हम लोग लौह 2 ऑक्साइड, लौह 2 ऑक्साइड। क्लियर है? तो जब बराबर वाले रहे ना तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। परेशानी तब होगी जब एक का वैलेंसी अलग होगा, दूसरे का वैलेंसी अलग होगा। फॉर द एग्जांपल के लिए, यदि मैंने सोडियम को, जिसके ऊपर की +1 वैलेंसी होता है, इसको मैंने रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन से, रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन से। क्लियर है? तो अब गौर करो, इसकी वैलेंसी है 1 और इसकी वैलेंसी है कितनी, 2। ऐसे केस में बराबर नहीं हो सकते, तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। यदि अलग अलग वैलेंसी हो तो तुमको एक्सचेंज करने हैं, इसका इसके पास, इसका इसके पास। अब क्या हो जाएगा, गौर करो, सोडियम के पास आ गया 2, तो ये हो जाएगा Na2, लेकिन ऑक्सीजन के पास आया 1 और 1 को हम लोग लिखते नहीं है, तो सीधे सीधे लिख देंगे O। वहां यहां 1 नहीं लिखने के लिए जाएंगे, सीधे लिख देंगे O। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड, इसको बोला जाएगा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है? सिमिलर वे में यदि मैंने क्या किया कि इसको ये कॉपर ले लिया, कॉपर ले लिया जिसके ऊपर 2+ चार्ज है, और मैंने क्या किया क्लोराइड जिसके ऊपर की 1- चार्ज था, इससे रिएक्शन करवा दिया। देखो 2 अलग अलग चार्ज है, तो तुम क्या करोगे, इसको और इसको एक्सचेंज करोगे। तो कॉपर के पास आया 1, कॉपर के पास आया 1, नहीं लिखने की जरूरत है। क्लोरीन के पास आया 2, तो इसको लिखोगे Cl2। अब देखो, कॉपर के ऊपर मैंने बताया कि +1 चार्ज भी होता है, +2 चार्ज भी होता है, और कम वाले को हम लोग अस लिखते हैं और ज्यादा वाले को लिखते हैं क्या, इक। तो इसको क्या लिखा जाएगा, या तो इसको लिखोगे क्यूपरिक ऑक्साइड, क्या लिखोगे, क्यूपरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, और या लिखोगे इसको कॉपर, कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। सॉरी यार, ऑक्साइड नहीं है, क्लोराइड है। ठीक है, कॉपर 2 क्लोराइड, क्लोराइड। क्लियर है ना? तो बस इस तरीके से यदि अलग अलग वैलेंसीज रहेगी तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, नाम नोमेनक्लेचर समझ गए। लेकिन उल्टा भी तो, रिवर्स भी तो हो सकता है ना। तुमको किसी ने लिख करके दे दिया कि लीड ऑक्साइड है ना, लीड 2 ऑक्साइड, ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला लिखो भाई, इसका कौन सा फॉर्मूला सही है। तो लीड, और इसने लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब है यहाँ 2 चार्ज है। ऑक्सीजन का अभी अभी हम लोग पढ़े ही हैं कि 2- है, दोनों बराबर है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या चीज, PbO, लीड ऑक्साइड। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा PbO। क्लियर है? सिमिलर वे में यदि मुझे किसी ने बोल दिया सोडियम ऑक्साइड है, क्या है, सोडियम, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ऑक्साइड है, तो ये हो गया सोडियम। सोडियम के ऊपर वेल नोन पता है कि हमको +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर वेल नोन है कि 2 चार्ज होता है। हम वैलेंसी को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा 1, 1 को मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यदि किसी ने बोल दिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कपड़ा धोने वाला सोडा है ना, धवन सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला लिखोगे, देखो सोडियम का होता है +1 वैलेंसी और कार्बोनेट का होता है क्या चीज, 2- वैलेंसी। बस एक्सचेंज कर लो, एक्सचेंज करोगे तो सोडियम के पास तो आ जाएगा 2 और कार्बोनेट के पास आ जाएगा 1, तो 1 को लिखते नहीं है, बस सीधा सीधा इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? आ जाओगे ट्रिपल वैलेंसी। तो ट्रिपल वैलेंसी में एक होता है एल्यूमिनियम ट्रिपल वैलेंसी, मतलब जिसके ऊपर 3+ चार्ज हो। एक होता है एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है, तो इसको हम लोग एल्यूमिनियम ही बोलते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। एक होता है आयरन के ऊपर, आयरन के ऊपर 3+ होता है, तो या तो इसको बोलोगे फेरिक, या तो इसको बोलोगे फेरिक। ठीक है, फेरिक, और या फिर इसको बोलोगे आयरन 3, है ना, आयरन, और यहां लगा दोगे 3। क्लियर है? तो यही दोनों जो होते हैं वो ट्रिपल वैलेंसी शो करते हैं। सिंपल वे में जो पूछा जाएगा एग्जाम में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा माइनस की यदि बात करो तो फॉस्फोरस के ऊपर 3- होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फाइड, इसको बोलते हैं
फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, ठीक है। यदि नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस वैलेंसी रहेगा तो इसको बोला जाएगा नाइट्राइड, ठीक है, इसको बोला जाएगा नाइट्राइड, ठीक। यदि PO4, अभी अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले, PO4 के ऊपर 3 माइनस रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट, क्या बोलेंगे, फॉस्फेट, क्लियर है। तो अब जरा बना करके देखें, मान के चलो एल्यूमिनियम का मैंने रिएक्शन करवा दिया PO4 के साथ में, तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस होता है, इसके ऊपर 3 माइनस होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, पीछे क्या बच जाएगा, AlPO4, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। यदि मैंने रिएक्शन करवा दिया मैग्नीशियम का, 2 प्लस होता है, फॉस्फेट का PO4 3 माइनस होता है, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो वैलेंसी अलग अलग है तो क्या करोगे, एक्सचेंज कर दोगे। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के पास तो चला जाएगा 3 3, और फॉस्फेट पूरे के ऊपर, है ना, पूरा 2 बार है, ये कंप्लीट 2 बार है, तो क्या करोगे, इसको PO4 का 2 लिख दोगे। यहां मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम था, Ca3PO4, क्लियर है। यदि मान के चलो यहां मैंने लिखा होता है सोडियम, सोडियम के ऊपर प्लस वैलेंसी होता है और इसको रिएक्शन करवा दिया मैंने नाइट्रोजन के साथ में, इसके साथ में नाइट्रोजन, इसके ऊपर 3 माइनस होता है चार्ज, तो ये यहां आ जाएगा और ये 1 जो है वो 1 आ जाएगा, यहां पर 1 को हम लोग लिखते नहीं है, जानते ही हो, तो ये हो जाएगा सोडियम का 3 और नाइट्रोजन अकेला, तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्राइड, क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइड, नाइट्राइड, है ना, ये क्या है, नाइट्राइड, तो सोडियम नाइट्राइड, क्लियर है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें बनती है, तुम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो इस चीज का। करना क्या है, बस कोई भी उठा लेना, एक दूसरे को रिएक्शन करवा देना, बस ध्यान रखना प्लस प्लस वाले कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे, माइनस माइनस वाले कभी रिएक्शन नहीं करेंगे, वो एक प्लस का लेना और एक माइनस का लेना, चार्ज देख लेना और उसको एक दूसरे को क्या कर देना, एक्सचेंज कर देना। यदि सिंपल एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या कर देना, हटा देना उसको, है ना, और सिंपली फॉर्मूले को लिख देना, क्लियर है। तो इस तरह से आ जाओगे हमारे छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन है पारा 2 क्लोराइड, पारा 2 क्लोराइड, ध्यान रखना पारा 2 है, पारा 2 है और क्लोराइड का क्या होता है, Cl माइनस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 है, 1 को छोड़ दो, बस C को यहाँ पे ले आओ, अच्छा छोड़ोगे, छोड़ो यहीं पे रख देते हैं, तो Pb के पास 1 आया, लिखने की जरूरत नहीं है, और Cl के पास 2 आया, तो ये हो जाएगा Cl2, तो ये हो जाएगा लीड क्लोराइड, लीड क्लोराइड या पारा 2 क्लोराइड। इसी को अब देखो, पारा के ऊपर 2 प्लस होता है और 4 प्लस भी होता है, तो इसीलिए 2 प्लस है तो इसको हम लोग बोलते हैं अस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, अस, तो इसको प्लम्बस क्लोराइड भी बोल सकते हो, उसको लिख करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चीज हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना, ये क्लोराइड नहीं है रे, पोटेशियम होता है, पोटेशियम इसके ऊपर भी प्लस होता है, पोटेशियम के ऊपर भी प्लस होता है, ये तो कभी रिएक्शन नहीं करेगा। यहां भी देख लो ये प्लस प्लस है, कभी रिएक्शन नहीं करेगा। ये Cl हो सकता है, HgCl कभी नहीं होगा, क्योंकि Hg के ऊपर या तो वैलेंसी 2 प्लस होता है या Hg के ऊपर 1 भी तो होता है, 1 भी होता है, तो या तो 2 होता है या Hg के ऊपर 1 होता है, तो डेफिनेटली ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ 1 क्लोराइड होता है, ठीक है, यहाँ 1 क्लोराइड होता है तो ये सही होता, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 2 क्लोराइड है, तो करेक्ट कौन सा है, HgCl2। आ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH4NO3 का रासायनिक नाम क्या होगा, ध्यान रखना, NH4, ये शायद मैंने बताया नहीं तुमको, NH4 के ऊपर +1 चार्ज होता है और इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम, क्या बोलते हैं, अमोनियम, ठीक है, और NO3 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज, ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइड नहीं, जब N3 माइनस होगा तब ये होगा नाइट्राइड, नाइट्राइड, लेकिन ये नाइट्राइड नहीं है, ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट, ठीक है, और ये है अमोनियम, अमोनियम। तो सिंपल वे में देखो, एक अमोनियम है और एक नाइट्रेट है, तो और दोनों के ऊपर +1 है, अरे ऐसे देख लो, NH4 के ऊपर 1 और NO3 के ऊपर 1, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, फॉर्मूला सिंपल बन गया, NH4NO3, तो इसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, तो इसका सही है, क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है। अरे ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो किसी भी एटम में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, पहला ऑर्बिट होता है, उसके चारों ओर दूसरा ऑर्बिट होता है, उसके चारों ओर तीसरा ऑर्बिट होता है। जहां तक मैं जानता हूं इससे ज्यादा तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो जो पहला ऑर्बिट होता है ना, उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहला जो ऑर्बिट होगा, पहला जो कक्ष होगा, पहले कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। दूसरे कक्ष में, ये जो दूसरा वाला कक्ष है, उसमें सेकंड कक्ष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। और थर्ड वाले में मैक्सिमम कितना आ सकता है, थर्ड वाले में मैक्सिमम आ सकता है 18। थर्ड वाले में मैक्सिमम कितना आ सकता है, 18। लेकिन पहले 2 ही भरेगा, पहले कितना भरेगा, 2 ही भरेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। ये बोल रहा है मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। 12 को बांट लो, पहले में कितना भरेगा, 2, दूसरे में भरेगा कितना, 8। कितना हो गया, 8 और 2 10, पीछे कितना बच गया, 2। तो 2 8 और 2, देख लो कहां पर करेक्ट ऑप्शन है, ये है बी। ये बी करेक्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आ जाओगे 9th क्वेश्चन। बोल रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में परिणाम स्वरूप क्या खोजा गया। ये तो पता ही होगा तुमको कि ये गोल्ड फॉइल था, है ना, सोने की जो थी वो फॉइल थी, और इस सोने के फॉइल के ऊपर उन लोगों ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 प्लस चार्ज होते हैं, इन्होंने बॉम्बार्डमेंट करवाया था। तो पता चला था कि मैक्सिमम जो है वो क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। मैक्सिमम जो है वो बाहर चले जाते हैं, है ना, वो रुकते नहीं है, टकराते नहीं है। तो इनसे किस चीज का खोज हुआ था, इनसे किस चीज का खोज किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, बता सकते हो, याद है, छोड़ो मैं ही बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, है ना, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल में ये नहीं था। प्रोटॉन का खोज नहीं, ये ऑलरेडी हो चुके थे। और सॉरी, ये न्यूट्रॉन नहीं है, यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल में जो खोजा गया था वो क्या चीज खोजा गया था, न्यूक्लियस, यानी नाभिक को खोजा गया था। किसको, नाभिक को खोजा गया था। क्लियर है। पॉजिट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा था कि भाई पार मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है बाहर चले गए। क्यों चले गए थे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कंसंट्रेट था एटम में, एक ही जगह पर था, और बाकी सब जगह मैक्सिमम जगह खाली थे, और उसके चारों ओर कुछ ऑर्बिट थे जिसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन थे। तो जो पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो कुछ ही पार्टिकल यहां तक पहुंच करके और वापस मुड़ गए थे, है ना, कुछ ही पार्टिकल यहां टकरा करके वापस मुड़ गए थे। तो पता लगा था कि बीच में सेंटर, एटम के एकदम सेंटर में, बीचों बीच में ऐसा कोई ना कोई जगह होना चाहिए जहां भर के पॉजिटिव चार्ज हो, और इसी को बोला गया था क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, 10वां है कि किसी तत्व में 15 इलेक्ट्रॉन है और 16 न्यूट्रॉन है। देखो भाई, किसी तत्व में, आयन नहीं है, तत्व है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हुआ, तो किसी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के बराबर ही उसमें क्या चीज होगा, प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन के बराबर ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो यदि 15 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 15। और न्यूट्रॉन तुमको दिया हुआ है 0, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, 16। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, परमाणु भार, ये परमाणु भार हो जाएगा तुम्हारा 15 और 15 30 और 1 31। परमाणु भार कितना हो जाएगा, 31। तो जब कभी भी किसी तत्व को डिनोट किया जाता है, मान के चलो कोई भी x तत्व है, तो सबसे ऊपर हम लोग परमाणु का भार लिखते हैं और नीचे परमाणु संख्या लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। तो देखो ये हो गया x, है ना, उसने x ही एलिमेंट लिया हुआ है, एलिमेंट का नाम क्या है, x। तो x में ऊपर क्या लिखोगे, परमाणु भार। परमाणु भार कितना है, 31 है, तो 31 परमाणु भार है, तो यहां तो लिखाएगा 31, और परमाणु संख्या नीचे लिखा था, यहां लिखाएगा परमाणु संख्या कितना, 15। क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि प्रोटॉन जितना रहता है वही उसका परमाणु संख्या भी है। ठीक है, लास्ट ही क्लास में बताया था। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 31। देख लो कहां पर है, ये यहाँ है नहीं, 31 और 16, 15 और 31, पहले वाला जो है वो क्या चीज हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सही रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है, तुम देख लेना, यदि गूगल में भी खोलोगे ना, तो गूगल में भी यदि पीरियोडिक टेबल खोजते हो तो पीरियोडिक टेबल में तुमको कुछ इसी तरीके का चीज दिखाई देगा। सबसे ऊपर पीरियोडिक टेबल के एकदम राइट कॉर्नर में या लेफ्ट कॉर्नर में देखना, यहाँ पे लिखा होगा एटॉमिक मास।
यहाँ लिखा होगा एटॉमिक मास और यहाँ लिखा होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। क्लियर है? और इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है कितना, 24 बता चुका हूं ऑलरेडी, और नंबर क्या होता है 12। तो मैग्नीशियम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, 12 24। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही पर रहने देते हैं इसको। चूंकि ये थोड़ा सा लंबा क्लास हो सकता था और ज़्यादा लंबा हो सकता था, लेकिन चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास भी कहीं बोरिंग बोरिंग ना लगने लगे। तो जाने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, ताकि नए नोटिफिकेशन आते रहे तुम्हारे पास। शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, वो भी इसका लाभ उठा पाए, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।